इतना जरूर दिमाग में रखिएगा आप लोग, यह क्लासेस हम टेट और सुपर टेट के दोनों परीक्षा पर्पज से हम बना रहे हैं। उद्देश्य यही है क्योंकि आपको टेट पहले देना है, लेकिन उम्मीद ये रखिए कि सुपर टेट भी हमको देना है। उसी बिहाफ पर हमें अपनी प्रिपरेशन को प्लान और बेहतरीन बनाना है। मैंने जिन सवालों का चयन किया है वो सवाल पूरी तरह से परीक्षा वाले हैं, परीक्षा के बिहेवियर के हिसाब से हैं। और बार बार मैं इस बात को आपको पॉइंट भी करता हूं कि आप अगर जिस परीक्षा को पढ़ रहे हैं उस परीक्षा के सवालों को थोड़ा कम करें, कोई बात नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके आसपास की जितनी परीक्षाएं होती है जो टीचिंग संबंधित होती हैं उन सभी के सवालों को जरूर हल करें। मैं जब आपको सवाल कराता हूं तो मैं आपको ये भी बताता हूं कि डीडब्ल्यूएसबी का सवाल है, डीडब्ल्यूएसबी का है, केबीएस का है, केबीपीएससी का है, सीटेट का है। ये उन हर परीक्षाओं से लिया गया है जो आपके लिए एकदम रिलेवेंट है। तो सभी लोग इस सेशन से प्रॉपर जुड़े, क्लास को जो है कंटिन्यू करें। और अगर अच्छा लग रहा हो मेरी बातें और मेरे प्रयास तो आप उसके लिए सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिससे कि एक कनेक्टिविटी और रेगुलरिटी आपके साथ हमारी आपकी बनी रहे और हम बेहतर कर सके। मैंने आज भी प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू किया है, सवालों को ही सेट में रखा है और उम्मीद ये करूंगा कि आप सभी जहां भी बैठे हैं पेन कॉपी उठा लें और एक एक करके मेरे साथ सवालों का सोल्यूशन करना शुरू कर दें। आप निश्चिंत रहें, मैं हर तरह के सवालों का सेट रखूंगा, सभी प्रीवियस ईयर को कराऊंगा। जैसे मैं डीडब्ल्यूएस भी इधर करा रहा था, मैं डीडब्ल्यूएस भी रखूंगा, मैं केबीएस रखूंगा, मैं सीटेट रखूंगा, मैं हर परीक्षा को कनेक्ट करूंगा जो टीचिंग से संबंधित है। आप अपनी रेगुलरिटी बस बनाइए और रेगुलर टच में रहिएगा। पहला सवाल देखिए, अगर आप में से कोई सदस्य, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आप में से कोई सदस्य अगर डीडब्ल्यूएस भी दे रहा है या दिया है तो आपको इससे भी शानदार, इससे भी बड़ा, ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा सवाल आपको रिकरिंग का देखने को मिलता है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में। तो भैया जितने भी डी ट्रिपल एस बी वाले हैं, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी वाले हैं, वो इस बात को एकदम पॉइंट कर लें और समझें कि हम किस तरह के बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। तो डी ट्रिपल एस बी वाले एकदम पॉइंट कर लीजिए और बाकी यूपी टेट सुपर टेट वाले भी इस सवाल को अपनी परीक्षा से जोड़ सकते हैं। पहला सवाल बोर्ड पर है जो रिकरिंग का है, आवर्ती का है। इसका नेचर क्या होता है, जैसे लिखा है 0.23 के ऊपर बार है, ठीक है, इसका मतलब है कि 0.23 है, ठीक, 0.23 है, 23 है, 23 है और टिल द इनफिनिट है। बहुत ही आसान है अगर देखा जाए, हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन अगर हम कंपेयर करें डी ट्रिपल एस बी की परीक्षा से जो पीआरटी की थी तो उससे बहुत आसान है, क्योंकि उसमें अलग अलग पदों पर बार के सवाल आपसे पूछा था। दूसरा नंबर देखिए हमारे पास क्या है, 0.23 के ऊपर बार है, 27 के ऊपर बार है। दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, 0.27 के ऊपर बार है और इसको हम क्या लिखेंगे, 0.27, 0.27, 0.27, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब बार का अर्थ ही होता है रिपीटिशन। जितने पदों के ऊपर बार लगा रहता है वो पद अपने आप को अनंत तक दोहराते हैं, जैसे यहां पर ये दोहराए हैं। मुझे इनको जोड़ना है बिना कन्वर्जन के, जोड़ करके इसका उत्तर बताना है। हालांकि बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कन्वर्जन का उपयोग करके कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्जन प्रोसेस का ही यूज कर लें तो कन्वर्जन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, जैसे कभी भी अगर पॉइंट के बाद जितने पदों के ऊपर बार लगा है, अगर सभी पदों के ऊपर लगा है तो बता रहा हूं, आप उस पद को लिख सकते हैं जो कि 23 है। 23 के बाद जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार हम 9 लिख सकते हैं, 23/99 है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ ये 27 है और 27/99 ही है। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। अगर हर बराबर है तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो 50 होगा, नीचे आपका 99 होगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 50/99, क्योंकि फ्रैक्शन यही हमसे पूछा ही है। हमसे अगर बार में पूछा होता कि उत्तर इसका बार में बताएं क्या होगा, तो हम पूरा पैटर्न टेबल बनाते और टेबल कुछ इस प्रकार से बना करके इसका उत्तर हम ऐसे निर्धारित करते। पॉइंट लगाते, पॉइंट लगाते, यहां पर लिखते 23, यहां भी लिखते 27, यहां भी 2 बार स्टेप बढ़ा देते जिससे कि स्थिति बनी रहे और कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो ये हो जाता आपका कितना है, 7 3 10 2 2 4 1 5, 7 3 10 2 2 4 1 5, यहां पर ये स्थिति हो गई। तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते थे 0.50 के ऊपर बार। यही सवाल देखिए आपका यहां बन सकता था। अगर इसी को बार के आधार पे पूछा गया होता तो हम 50 के ऊपर बार लगा देते, 0.50 टिल द इन्फिनिट। यस, बिल्कुल हो सकता था ऑप्शन में, और फिलहाल जो दिया था उसी के आधार पर बी विकल्प, बी ऑप्शन हम राइट सोल्यूशन यहां नोट कर रहे हैं। सभी लोग इसको पॉइंट करते चलिएगा। सवाल नंबर 1 डन होता है, उतार लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, हम पीडीएफ भी जिससे शाम तक, मतलब या कोशिश करते हैं कि आफ्टर क्लास 1-2 घंटे के अंदर हम पीडीएफ भी डलवा दिया करें, ठीक है। ये आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ जिससे बनी रहे। ये सरलीकरण का सवाल है, लेकिन इसमें ऑपरेटर गुणे के और का दिया हुआ है।
समझ रहे हैं, गुड़े और का ये केवल कंफ्यूजन दे रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो यह बहुत ही क्रिटिकल सवाल नहीं है। केवल और केवल अगर हम इसकी क्रिटिकलिटी ऑपरेटर से ना देख करके न्यूमेरिकली देखें तो ज्यादा समझ में आ रही है कि न्यूमेरिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा इसका से कोई कंफ्यूजन नहीं है। का से कंफ्यूजन तो तब होता जब बीच में कहीं भाग लिखा होता। दरअसल नियम में होता है, आपने पढ़ा होगा, जो पहले की गणित होती थी, अभी हम अपने गांव में थे तो हमको वहां पर एक लोग चर्चा किए, बहुत बुजुर्ग थे और बहुत विद्वान थे। उन्होंने हमसे डिस्कस किया किसके बारे में पता, लीलावती गणित के बारे में। आपने सुना है कि नहीं लीलावती गणित? लीलावती गणित के बारे में। अब लीलावती गणित क्या है, सारी चीजों को ना गा करके बताया जाता था, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक रूल्स को, हर एक सवाल को गा करके, मतलब स्टेटमेंट वाइज जो राइम्स होती हैं उसका उपयोग करके बनाया जाता था। इसके पहले एक बहुत थ्योरी थी, इसके पहले कहानी है इसके अंतर्गत। तो हमने जैसे पढ़ा है, हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं कि का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, ऐसे कुछ करके चीजों को पढ़ाया जाता था। मतलब ये बॉडमास का जो पैटर्न था, उस बॉडमास के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, बॉडमास के पैटर्न के हिसाब से पहले ब्रेकेट तोड़ना चाहिए, हालांकि ब्रेकेट है ही नहीं इसमें। फिर ओ मतलब आप होता है, आप का अर्थ होता है का, और का सही मतलब होता है गुणा ही होता है। फिर डी होता है, डी का मतलब डिवीजन, अर्थात इसको हम भाग कहते हैं। और फिर आपका बीओडी, अब यहां एक स्टेप हम ज्यादा बढ़ा दिए, यस, इसको देखिए, बीओडी एम ए एस। फिर आप मल्टीप्लीकेशन करिए, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। इस सीक्वेंस का उपयोग हमें करना होता है। इसमें हमें ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि सब गुणे में है और आप भिन्न का गुणा ही करेंगे तो इसको गुणा ही मान के चलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब काटिए पीटिए जो पॉसिबिलिटी है, ऊपर नीचे जहां जैसी संभावना बनती हो वहां एकदम इसको खत्म करते चले और रिजल्ट पर जाए। प्लीज आंसर हमें तब तक, जब तक मैंने चर्चा करी, आपका आंसर आना चाहिए था। 24 से गया, ऐसे ही जा रहा है, टेंशन की कोई बात तो है नहीं। और देख लीजिए जो आपके सामने स्थिति बनकर सामने आ रही है उसको फॉलो करिए, ठीक है। जैसे 13 से, 13 एक के नहीं, 13 से नहीं जाएगा, जहां जो जाएगा उसको उसी हिसाब से काटते चले जाए ना। चलिए अब आप देखो और क्या कट रहा है, जैसे इसको काट सकते हैं, 13 एक के 13, 13 दूना 26 से 12 हो जाएगा, यस। 12 बरहम में 144 होता है, ये 12 बार हो गया, सही है, यस। फिर देखिएगा 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 49 को 49 से खत्म करिए, कुछ बचा क्या अगर देखा जाए, यस, क्या बचा बताएं, केवल और केवल 2 बचा जो ऊपर आपके सामने था। तो रिजल्ट के रूप में अगर सही उत्तर आपका है तो कितना है बताइए, 2 है, जो बी विकल्प में आपके सामने है। तो बस छोटा सा कैलकुलेशन स्टेप हमें प्रोसेस करना था, सही तरह से निर्धारित करना था, अपने आप हमारा सोल्यूशन आपको प्राप्त होने वाला था। आप लोगों ने इसको नोटिस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार और सरलीकरण का है। इस सरलीकरण के सवाल में भी उसी प्रोसीजर का, जो हमने बॉडमास का फॉलो करवाया था, उसी का उपयोग करते हुए देखिए आप कितने स्तर पर इसका उत्तर दे सकते हो। प्लीज सभी लोग टारगेट करिए। हम जैसे ऊपर नीचे किसी एक को देख लें और हम एक बार अपने से लिख लेंगे तो हमें बड़ा श्योरिटी और कॉन्फिडेंस हो जाता है। 5 गुणे 3 है, भागे 6 है, का आपके पास 3 है, -8 है, भागे 2 है, गुणे 3 -5 है, 3 -5 है, +3 है, -2 है, गुणे 4 है, भागे 1/2 है, का 6 है। मतलब बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को नोट करिए और तब उत्तर हमें दीजिएगा, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना रह पाए। सबसे पहले का उपयोग करना पड़ता है, तो भैया ये हो जाएगा क्षेत्रिक 18। इतनी बातों को दिमाग में रखिएगा। ए हो जाएगा, अगर हम इसको पहले अप्लाई करते हैं, 2 तिया 6, ये 3 हो जाएगा। अब बाकी के प्रोसेस को उसी तरह से करिए जैसे हमको करना चाहिए। आप में से जो लोग कर सकते हैं करके बता दे। हमारे पास जो सिचुएशन है मैं उसको प्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूं, प्रेजेंट करता हूं। प्लस माइनस का उपयोग बहुत ही बढ़िया हम लोग को समझना चाहिए, देखना चाहिए, तब जाकर के सवाल को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। जैसे हम देख पा रहे हैं, ये 5 गुणे 3, अब भागे कितना हो गया, 18, 3 एक के 3, 3 छंगे 18, ये भैया हो गया 5/6, ये 5/6 हो गया। माइनस इधर की तरफ चले आए, जैसे यहां पर गुणा लगा है और ये कितना है पता है आपको, -2 है। कितना है, -2 है। अब इसको हम भाग करके गुणा कर दें या हम गुणा करके भाग कर दें, बात एक ही हो जाएगी। अर्थात हम इसको 2 चौके 8 कर सकते हैं, 4 दूना -8 हो जाएगा। यहां पर आप माइनस माइनस +8 लिख सकते हैं,
ठीक है, +8 लिख सकते हैं। इधर चले आइए, देखिए क्या सिचुएशन अपने पास है। जैसे 3 है और यह 4 दूना 8/3 है, तो हम 3 - 8 कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 3 - 8/3 कर सकते हैं। तो आप इसको 3 × 9 में से 8 निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 प्लस में हम लोग लिख सकते हैं। अब यही अपने पास कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस हो गया। 6 एलसीएम हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 × 48 कर दीजिए, 3 दूना 6 2 हो जाएगा, 48 2 50, 50 5 55/6 अगर कहीं पर है तो यही इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो देखिए विकल्प नंबर 1। ऐसे सवालों के गलत होने की गुंजाइश बहुत रहती है, मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा भी इधर उधर में अगर हमारा दिमाग सेट मतलब कहीं और डाइवर्ट हुआ तो गलती 100% हो जाती है। मतलब हमें सब आते हुए भी सवाल गलत हम लोग कर देते हैं, इस बात को आप लोग मान सकते हो ना। लेकिन ध्यान देंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो 55/6 पहला विकल्प इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या का मतलब है रैशनल नंबर। कौन सी संख्या रैशनल नंबर हम लोग को स्कूल से पढ़ाया गया है? ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकें, जहां पर ध्यान देना होगा कि जो p है और q है दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक का मतलब कोई दशमलव उनके साथ ना लगा हो, ये पूर्णांक हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब हर का मान कभी भी शून्य ना हो पाए। जी हाँ, इसमें चील की नजर चाहिए, एकदम सही बात है। अब हमको समझना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम इस रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आइए, परिमेय ढूंढना है। जैसे बात हम अगर क्यूब रूट ऑफ 2 की करें तो क्यूब रूट ऑफ 2 तो कोई ऐसी संख्या है नहीं कि इसका कोई रिजल्ट मिल सकेगा या कुछ ऐसी बात आएगी, नहीं, इसको खत्म कर दें। क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, मतलब 8 का घनमूल 2 होगा। और 2 को अगर हम चाहेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 लिख रहे हैं तो 8 का घनमूल हो रहा है और 8 का घनमूल 2/1 अर्थात p/q होता है। अर्थात हम समझ गए कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। बाकी की तरफ चलें। जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 है, बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। क्यूब रूट ऑफ 12 है, कोई का एकदम एग्जैक्ट पूर्णांक मान नहीं प्राप्त होगा, केवल और केवल विकल्प बी अर्थात क्यूब रूट ऑफ 8 इज द राइट सोल्यूशन। यह एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि यह एक आपको पूर्णांक प्रोवाइड कर रही है आफ्टर कैलकुलेटिंग इट। इसको हल करने के बाद यह एक रिजल्टेंट पर हमको ले जा रही है जो p/q का रूप ले सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक होंगे, जहां q का मान शून्य नहीं होगा। बाकी सारे नंबर पूर्णांक देते ही नहीं, मतलब दे ही नहीं सकते, स्थिति इनके सामने बनी हुई है। क्लियर हो गया सबका? यस। ये सवाल को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, चौथा डन होता है। पांचवें पर आ जाइए। ये श्योर है आप अगर सुपर टेट देते हैं, ठीक है, सुपर टेट देते क्या है, देना है हम लोगों को। आप लोग जो है सुपर टेट हम कहेंगे देते हैं, अरे भैया तैयारी करते हैं, सुपर टेट के लिए प्रयास करते हैं, कुछ ऐसी बात होती, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा होगा। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय आता है, बट ये जो क्वेश्चन होता है ये जस्ट रिलेटेड टू दिस एग्जाम, इस एग्जाम से एकदम कनेक्ट होता है। ठीक है, एकदम कनेक्ट होगा क्योंकि वहां सर्च इंडिसेस, वहां पर करड़ी का उपयोग, ये सब बहुत मायने रखती है। हालांकि और भी परीक्षाओं से कनेक्टेड है, और भी परीक्षाओं से रिलेटेड है, लेकिन हम इस परीक्षा के लिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आ रहा हो तो कमेंट करके हमें बता दें, हमें भी बड़ी खुशी और तसल्ली होती है जब आप खुद उत्तर आपकी तरफ से आता है। ठीक है, चलिए मैं देता हूं। 5 की पावर 3a-1 है गुड़े 125 है, बराबर 25 की पावर 2a माइनस कितना है, 1 है। मुझे a का मान निकालना है। सर्च का जितना भी प्रोसेस है वो सब आपको पता होना चाहिए। मैंने इसकी क्लास ली है, ऐसा नहीं कि मैं इसको ऐसे ऑर्डिनरी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाया हूं, प्रॉपर पढ़ाया हूं, और उसके बिहाफ पर तो पक्का आप सभी को आंसर देना चाहिए अगर आप पढ़े हैं तो। हम कुछ भी कर पाएंगे लेकिन हमको सबके बेस को इक्वल करना होगा। जैसे सबसे पहले इसको 5 की पावर 3a-1 कर दीजिए, करेक्ट कर दिया। इसको हम 5 की पावर 3 कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भैया इस 25 को भी 5 की पावर पहला काम 2 करके तब आप 2a-1 करिएगा। ठीक है, कर देते हैं ना? यस। दो चीजें अपने दिमाग में यही सेट कर लीजिएगा, और इसको जैसे हम जो जो चीजें पॉइंटर देते जाया करें ना, उसको आप कॉपी में लिख लिया करिए कहीं पर। यस, लिख लेते से क्या होता है ना, रेगुलरिटी में भी थोड़ा सा अटैचमेंट बना रहता है। अगर कहीं पर a की पावर m की पावर n लिखा है
तो इसका अर्थ होता है a की पावर m इंटू n, बिल्कुल होता है। दूसरी बात, अगर कहीं पर a की पावर m गुणे a की पावर n लिखा है तो इसका अर्थ होता है a की पावर m प्लस बताएं कितना n होता है। ये दो बातें आपको समझनी है। अब आइए, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है और बेसिस सेम है, तो पहला काम पावर को ऐड कर दीजिए। 3a माइनस 1 प्लस आप 3 कर दीजिए, ठीक है। इधर चले आइए, 5 की पावर 2 से इसको गुणा करिए उस नियम के तहत, तो 5 की पावर 4a माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर एक और चीज दिमाग में रखिएगा, यहीं पर एक नियम और लिख लीजिएगा, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, बेसिस सेम है, तो पक्का जो पावर होगा ना उसका भी इक्वल हो जाना मस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इन सारे नोट को अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लेना, जिससे कि आप सबको इसकी क्लियरिटी हमेशा के लिए बनी रहे। अब यहां से भैया, अगर बेसिस सेम है और बीच में इक्वल लगा है, तो किसी भी हालत में इक्वलिटी के लिए पावर्स का इक्वल होना मस्ट होगा। तो 3a 3 से 1 निकलेगा तो 2 होगा, बराबर 4a माइनस कितना होगा, 2 होगा। समझ रहे बातों को? यस, क्लियर हो गया इतना? यस, बिल्कुल समझते चलिएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। जो बताते जा रहा हूं उसको आप लोग समझते हुए आगे बढ़िएगा ना। चलिए, कितना हो रहा है इसके बाद? अब आगे सिचुएशन आती है, जैसे हम ये लिख सकते हैं कि इसको उधर कर दें तो ये a हो जाएगा, इसको इधर कर दें, कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा, जहां पर पॉसिबिलिटी जैसी बने उसी हिसाब से कंफर्म करिएगा। जैसे 5 की पावर 3a माइनस 1 है, गुणे 5 की पावर 3 होगा, ये सही है। 5 की पावर 2 होगा, 2 दूना 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने बेसिस सेम देखा तो पावर को ऐड किया, 3a माइनस 1 प्लस 3 है, तो 3a प्लस 2 हो गया। ये आपका जो माइनस 2 दिख रहा है ना, ये प्लस 2 होगा। यस, अब देखो कंफर्म हो गया। इसको उधर कर देते हैं तो यह आपका a हो जाएगा, क्योंकि 4a माइनस 3a, और इसको इधर कर देंगे भाई तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपके पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 हो रही है, जो कि बी विकल्प में आपके सामने अवेलेबल है ना। यस, बहुत बढ़िया। यही सब बातें तो नोटिस करनी है हम लोगों को। तो कुल मिला के राइट सोल्यूशन इस सवाल का आपको दिख रहा है क्या, बी इज इक्वल बी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर हम ए की जगह 4 पुट करेंगे, इस कंडीशन को मैच कर जाएगा, फुलफिल कर लेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला सवाल। ये बहुत शानदार डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। लिखा एक संख्या है, ये है संख्या, देख पा रहे हैं आप लोग? यस, 3 4 2 6, उसके बाद एक है अननोन जिसका नाम है के। भैया ये है संख्या, कह रहा है इसमें के का मान बताओ, के का मान बताओ तब जब ये जो संख्या है 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 6 से। अगर संख्या 6 से विभाज्य है, कोई संख्या 6 से अगर विभाज्य होगी, तो वह 6 का नियम छोड़ दो, 6 के कोई अलग से स्पेशल नियम को ना पढ़ें, बल्कि ये जान ले वह संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होगी, वही संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। लेकिन एक लाइन और लिखा है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो मतलब हम लोगों को 2 की भाज्यता पता होना चाहिए। जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वह संख्या 2 से कटती है। 3 की अगर बात करें तो जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, तभी वह संख्या भी 3 से कटेगी। इतना कंफर्म हुआ। 5 की बात अगर कोई हमसे कहेगा तो मैं कहूंगा कोई संख्या अगर उसके अंतिम अंक में 0 है तथा 5 है, 0 तथा 5 है, तभी वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब सवाल हमसे क्या कहता है कि संख्या 3 4 2 6 के का मान बताना है। यदि संख्या 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से तो कटेगी, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये श्योर हो चुका कि यहां पर 5 से अगर विभाज्य नहीं है, तो हम लोग यहां पर ये समझ जाएं कि अंतिम अंक में इन्हीं दो जीरो को छोड़कर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमको जैसे ये समझना पड़ेगा कि के का मान निश्चित तौर पर, क्योंकि 6 की भाज्यता से हम संबंधित हैं, तो पक्का कोई ना कोई सम संख्या ही होगी, अर्थात 3 और 9 तो किसी हालत में नहीं होगा।
3 9 तो किसी हालत में नहीं होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 3 रख देने से, 9 रख देने से वह संख्या 2 से ही नहीं कटेगी। 2 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा। 0 ले नहीं सकते क्योंकि 5 से नहीं कटनी है। अब हमको इन्हीं विकल्पों के आधार पे चलना पड़ेगा, जो विकल्प अपने पास 4 और 6 दिए गए हैं। मैंने सबसे पहले के की जगह 4 को ट्राई किया। 4 को ट्राई करने से ये तो श्योर हो गया कि यह संख्या 2 से कट जाएगी, बट क्या यह 3 से कटेगी? मैंने 3 की भाज्यता की बात करी, इसको खत्म किया, 4 2 6 होता है, 6 खत्म किया, 4 बच गया। 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब हमारे पास विकल्प नंबर डी है जो कि 6 है। 4 को भी दिमाग से निकाल दीजिए। अब अपने पास स्थिति ये हो गई कि नंबर है 3 4 2 6 और हमने के की जगह भी 6 रख दिया। 3 से कटने के लिए मैं जोड़ता नहीं हूं बल्कि डिजिट्स को कंपेयर करता हूं। जैसे 3 3 से कटता है, 4 2 मिलकर 6 3 से कटता है, 6 कटता है, 6 कटता है, सब खत्म हो गया। अर्थात यह नंबर अगर 3 है, 4 है, 2 है, 6 है और के की जगह पर भी 6 है तो यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर 6 से विभाज्य होगी, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो डी ऑप्शन इस सवाल के लिए एकदम राइट परफेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। आ रही बातें समझ में? नोट करते चलिएगा, डिविजिबिलिटी के अलग से मैं क्लास लूंगा, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति है कि आराम से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उनका मासा महत्तम समापवर्तक 8 है। संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, कितना होगा? अभी मैं लेटेस्ट जो हमारी बैच चलती है ऑनलाइन यूपी टेट सुपर टेट, उसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ रेशियो बेस पढ़ाया है। मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट दिया है। वहां पर मैंने ये पढ़ाया है कि अगर दो संख्याएं हैं ए तथा बी, दो संख्याएं ए तथा बी, ये दोनों संख्या हैं, अगर संख्या का अनुपात ए अनुपात बी है, संख्या का अनुपात ए और बी है, संख्या का मासा, अगर संख्या का मासा x है, संख्या का अनुपात ए तथा बी है, संख्या का मासा x है, तो संख्या का जो पहले तो संख्या जान लीजिए क्या होगा। जो संख्या होंगी ना, अगर हम संख्या की बात करेंगे तो हमारा जो a हो जाएगा वह ax हो जाएगा, ax, और b जो होगा अपना bx हो जाएगा। और अगर आप हमसे यहीं पर पूछो संख्या का लासा क्या होगा, तो हम कह देंगे अनुपाती पदों का गुणा ab इंटू मासा x हो जाएगा। ये फॉलो करिएगा। अब जैसे सवाल की तरफ चलते हैं, जो सवाल अपना है जो आपको दिया गया है करने को। कहा गया एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जैसे अगर दो संख्याएं हैं तो एक 3 गुनी है दूसरी की, 3 अनुपात 1 होगा। उनका मासा 8 है। एचसीएफ कितना है बताओ? एचसीएफ उनका मासा 8 है। हाँ, उनका मासा 8 है। संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछ रहा है कितना होगा। पहले तो आप संख्याएं जान लीजिए। भाई संख्याएं तो कंफर्म हो गई ना आप लोगों के लिए। भाई संख्याएं तो अभी इस नियम के आधार पर ही जा सकते हैं। 8 त्रिक 24, 8 एक्के 8, ये दोनों संख्याएं हो गई। अब इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग करना है तो 24 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अब 24 का वर्ग सबको पता होगा 576 होता है, 8 का 64 होता है, 6 4 10, 7 6 13 1 14, 5 1 6। तो यहां पर 640 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। यस, बन रहा है 640। प्लीज सभी लोग अच्छे से उतार लें, कंफर्म कर लें, दिक्कत हो तो हमें बताते चलें। 7वां डन होता है। 8वें पर आइए। कोविड-19 आया था। हाँ बिल्कुल आया था। बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया, तबाह किया। महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से, ऐसा सवाल बनता है। ठीक है, रहता कुछ नहीं है, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं होती, बस केवल कंफ्यूजन होता है किसका, स्टेटमेंट के द्वारा और कैलकुलेशन के द्वारा, दोनों होता है। छोटे से सवाल को अगर आप चाहोगे पैटर्न बहुत आसान रहेगा, लेकिन सवाल बहुत ही टफ बनाया जा सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन बाया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई है। घट गई है मतलब इंसान भगवान को प्यारे हो गए थे, आपने देखा था। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? जब हम लोग उस समय कोविड में टीवी लगा के, भाई और कोई चारा तो था नहीं, एक तो रामायण आता था, रामायण देखते थे, दूसरा न्यूज एंकर्स अपना खूब चिल्लाते रहते थे, एक से एक घटनाएं। तो हम लोग एक आता था आरोग्य सेतु ऐप था, उस पर चेक करते थे आज कितना ग्रोथ हुआ, हाँ कितनी डेथ हुई,
कितना सक्रिय है, कितना डेथ हो गई और कितना मतलब सही हो गए। तो ये सब हम लोग रेट चेक, हम एनालिटिक्स उसकी देखते थे, क्योंकि ये सब डीआई बीआई भी उसकी के बनता है जी। तो ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कितने लोगों ने आरोग्य सेतु, अभी तो बहुत सारे लोगों के फोन में अभी भी होगा, आरोग्य सेतु एक ऐप आता था, उसी से हम लोग चेक करते थे क्या। और जो न्यूज एंकर्स थे वो भी बताते थे, देखो बढ़ा, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, तो ये सब चीजें हम लोग देखा होगा। तो भैया कहा गया कि गांव थी जिसकी जनसंख्या 15,750 थी और घट करके 14,490 हो गई। तो चेक करना है कितने परसेंट की कमी हो गई। यस, आइए बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सीधा तुलना करना है कि कितना घट गया जी। अभी 0 0 से खत्म कर सकते हैं। अब डिफरेंस देखिए कितना फर्क आ रहा है। 15 से 9 6 का है, 6 से 4 2 का है, ठीक है, 6 से 4 2 का है, 126 का फर्क है। मतलब अगर हम बात करें तो 126 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जोड़ लीजिए, 9 6 15 सही है, 4 7 11 12 करेक्ट है, 4 1 5 करेक्ट। 126 गुणे 100 कर दीजिए। मतलब जिसको देखिए कमी कितने की है, कमी 126 की है, मैंने चेक किया 0 0 से खत्म करके। जिसको परसेंट में बनाना होता उसको 100 से गुणा किया जाता और जिसका बनाना होता उससे भाग दिया जाता है। 1575 है, 1575। अब इसी को काटना है आपको प्रॉपर। काट के देखिए क्या स्थिति होती है। 5 तियां 15 है और 5 1 के 5 है, 5 5 25 है, ठीक है, और 5 भी सामने 100 है। अभी भी 5 से कटेगा, 5 छंगे 30 है, 5 तियां 15 है और 5 चौके 20 है, सही है। 63 दूना 126 है, 2 चौके 8 है। 8% की कमी नजर आ रही है, जो कि आपको विकल्प बी में दिख रहा है। राइट सोल्यूशन 8% की कमी। यस, बहुत बढ़िया, समझ रहे बातों को, कंफर्म करते चलिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह पाए, हर चीज आपके हिसाब से आपको कंफर्म और अपडेट होता रहे। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 क्या है, 2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब उस स्कूल के जो टोटल मतलब बच्चे थे उनमें 3 और 2 का रेशियो था। कह रहा अगर 20% लड़के मतलब बॉयज और 25% लड़कियां जो ऐसे थे जिनको स्कॉलरशिप मिला करती थी, मतलब छात्रवृत्ति मिला करती थी, तो सवाल पूछा है स्कूल के उन छात्रों का प्रतिशत बता दो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आइए मैं करता हूं, समझिएगा चीजों को, बहुत ही हिसाब से आराम से चीजों को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 का है, ठीक है, 3 और 2 का है। अगर स्कूल में हम कह दें, स्कूल में कह दें कुल 500 बच्चे थे, करेक्ट, 500 बच्चे थे, तो 500 में 3 और 2 का रेशियो बनाएंगे तो 300 बच्चे लड़के हो गए और 200 लड़कियां हो गई। अब सवाल हमसे क्या कहता है, डायरेक्ट भी करा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहता 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, उनको स्कॉलरशिप मिली है। तो भाई अगर 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, 80% लड़कों की स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, नहीं मिली, तो 80% अगर इसका निकालना है तो कितना आसानी से कर सकता हूं, परसेंटेज जैसे हटता है 2 जीरो गायब करेगा, 240 आ जाएगा। नियम क्या है, 80/100 गुणे 300 करिए ना, ये 2 जीरो खत्म, 8 3 24, 240 ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति, ऐसे लड़के हैं बॉयज जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अगर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो 75% को नहीं मिली होगी, 75% को नहीं मिली होगी। अब 75% परसेंट हटाइए, 0 0 गया, 75 दूना 150, 150 बच्चों, 150 लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब अगर हम टोटल ऐसे बच्चों को जोड़ लें जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो इनकी संख्या भैया 390 है। 500 में 390 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये अगर 500 के परसेंट के रूप में निकाले जाए, जैसे आप कोई परीक्षा दो, 500 का पूर्णांक हो और 390 आपको मिल जाए, तो मैं अगर आपसे पूछूं या कोई भी पूछे कि आपको कितना परसेंट मिला है, तो जिस संख्या को परसेंट में बनाना है उसको 100 से गुणा किया जाता है और जिसका बनाना है उससे भाग दिया जाता है। 2 जीरो खत्म हुआ, 5 सते 35, 78% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब यही जैसे सवाल मुझे किसी और परीक्षा में कराना हो, और परीक्षा के लिए मैं इसको दूसरे तरीके से कराऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट करा सकता हूं भाई, हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। तो इस हिसाब से इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए, कंफर्म करिए। अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें बताएं। बताइए, किसी को डाउट है? नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है,
इसको भी पढ़िए आप सभी लोग प्लीज ध्यान से। जब 10 लड़कियां चली गईं, पढ़िए, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो गया। ठीक है, यदि उसके बाद 20 लड़के भी चले गए तो अनुपात 4:3 हो गया। लड़के और लड़कियों का योगफल बताओ कितना था। कितना बढ़िया क्वेश्चन था जी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। भले आइए, अरे ट्रिक नहीं है, जैसे ऐसा कोई नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, और कोई ऐसी बात नहीं है। यस, चलिए इसको पहले देखिए ध्यान से क्या कहता है। 10 लड़कियां जब चली गईं, मतलब लड़कियों की संख्या में कमी हो गई, जो भी हमारे पास समूह था, तो इसने कहा कि 10 लड़कियों के जाने से अनुपात 2:1 हो गया जी। 10 लड़कियों के जाने से अनुपात 2:1 हो गया। और अगर 20 लड़के चले गए, मतलब एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। 10 अगर लड़कियां चली गई तो लड़के, एक सेकेंड, चलिए भाई। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, कह रहे 10 लड़कियां, कोई एक समूह था, जैसे आप यहीं पर मान लीजिए हमारे पास समूह है, जैसे 120 है, 180 है, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। हमसे कहा गया कि अगर 10 लड़कियां चली गई तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो गया। और यदि उसके बाद 20 लड़के चले गए, 20 लड़के चले गए, तो अनुपात 4:3 हो गया। करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया लड़के और लड़कियों का योगफल बताओ क्या था, क्या है, या हमसे पूछा लड़के और लड़कियों का योगफल ज्ञात कीजिए कितना रहा है। इसको हमें जी इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें डायरेक्ट कर देना चाहिए। अगर हम इसको मानकर चलें कि चलो मानो लड़के इतने थे, लड़कियां इतनी थी, क्योंकि संख्या तो कोई प्रेजेंट किया नहीं है किसी ने, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब 10 लड़कियां चली गई उसके बाद अगर 20 लड़के चले गए तो कुल संख्या में कमी कितने की हो गई, 30 की। 30 की कमी हो गई। ऐसे करिए, समझ में आता है। 30 की कमी के बाद जो हमारा अनुपात हो गया, 30 की कमी के बाद हमारा जो अनुपात हो गया वो 4:3 का हो गया, 4:3 का हो गया। अब अगर हम एक काम कर दें भाई, इन जितने भी विकल्प हमको दिए हैं इसमें से अगर हम 30 घटा दें, 30 कम कर दें, 30 कम कर दें, 30 कम कर दें, जैसे ही कम करेंगे 90 होगा, जैसे ही कम करेंगे 150 होगा, जैसे ही कम करेंगे 70 होगा, और जैसे ही कम करेंगे 120 होगा। तो अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। अगर 4:3 होगा तो 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 से विभाज्य आप बता दो कौन सा है, 70 है, जो कि आपको बताएगा कि प्रारंभ में लड़कों लड़कियों का योगफल 100 था। कितना शानदार सवाल है। अगर देखिए, हम लोग इसको चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। और सुनिए, अगर हम 100 मान लें और पहले 10 लड़कियां ही निकाल दें, तो 10 लड़कियां निकालने के बाद यह संख्या 100 से 90 हो जाएगी, और 90 2 और 1 अर्थात 3 से कटेगा। तो इसलिए हम लोग 100 विकल्प पर जा रहे हैं। और कोई मेथड मत लगाइए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम माने चलो लड़के एक्स थे, लड़कियां वाई थी, ऐसा है वैसा, ये सब तामझाम इस सवाल में करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा करने की नीड है। जैसा बताया हूं, पहले 10 लड़की गई, फिर 20 लड़के गए, पूरे समूह से 30 की कमी हुई, 30 की कमी हुई तो अनुपात 4:3 का हुआ। तो आपसे अगर योग पूछ रहा है तो वह जो योग था उन सभी योग से 30 घटा दें और चेक करें कि किससे यह संख्या 4:3 से कट रही है। एकदम आराम से उत्तर बता सकते हैं, और कोई तरीका इसमें मत फॉलो करिएगा, जैसा बताएं वैसे लगाइएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चंस पर थे, और हम एक सवाल जाते जाते आपको होमवर्क देकर जा रहे हैं। सभी लोग इसका उत्तर करें, और कल से हम पूरी तरह से एकदम श्योर है कि हम सवालों की संख्या और कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको लेकर चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन कैसा रहा, अपने सुझाव फीडबैक जरूर दिया करिए अपने कमेंट से। बाकी मुलाकात अब अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। सेशंस के बारे में कमेंट जरूर किया करिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद।